Hi everyone, welcome back to the channel Study Smartly with ज्योति। पहले के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है। सोशियोलॉजी को कैसे समझना है, उसमें क्या पढ़ना है और सोशियोलॉजी को किस पर्सपेक्टिव में हमें पढ़ना है, उन सारे चीज़ों पे हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया। सोसाइटी में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। वी हैव सीन हाउ सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम थियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशन। थियोलॉजी होता है जो रिलीजियस स्टडीज़ होते हैं, उसको थियोलॉजी बोलते हैं। तो कैसे सोशियोलॉजी जो है रिलीजियस और फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट है। लाइकवाइज सोशियोलॉजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन। सोशियोलॉजी जो है डिफरेंट है कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन से। द कॉमन सेंस एक्सप्लानेशंस आर जनरली बेस्ड ऑन व्हाट मे बी कॉल्ड नेचुरलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लानेशन। अ नेचुरलिस्टिक एक्सप्लानेशन फॉर बिहेवियर रेस्ट्स on the assumptions that one can really identify natural reason for behavior। इसमें दिया हुआ है जो कॉमन सेंस नॉलेज क्या होता है। कॉमन सेंस नॉलेज होता है जो किसी भी चीज़ को अगर हम देख रहे हैं, कोई सिचुएशन हमारे सामने है, तो फर्स्ट इंस्टेंस में जो हमारा एजम्पशंस बनता है, जो हम अनुमान लगाते हैं, वो हमारा कॉमन सेंस होता है। जैसे कहीं दंगा हो गया तो हमारा जो फर्स्ट अनुमान है, ये क्यों हुआ होगा, ये राइट्स क्यों हुए होंगे, उसका रीज़न कुछ अलग हो सकता है। लेकिन विदाउट रीज़न जाने अगर हम उसको एज्यूम कर रहे हैं, जो हो सकता है जो कम्युनल राइट हो या कोई और कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी हम भीड़ को इकट्ठा देख करके हम एज्यूम कर सकते हैं वहाँ कोई दंगा हुआ होगा या कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या किसी को मारा पीटा जा रहा होगा। लेकिन ये भी हो सकता है जो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सो बीच में बैठ करके किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं और आस पड़ोस में लोग वैसे ही खड़े होकर के उसको देख रहे हों। तो फर्स्ट इंस्टेंस जो हमारा एजम्पशंस होता है वो हमारा कॉमन सेंस होता है। और उसी चीज़ को ब्रॉडली देखना, डिटेल में देखना, कई पर्सपेक्टिव से देखना, वो हमारा सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन होता है, जिसे हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। Sociology thus breaks away from both common sense observation and ideas as well as from philosophical thoughts. It does not always or even generally lead to spectacular results, but meaningful and unsuspected connections can be reached only by sifting through masses of connections। इसमें दिया हुआ है जो कॉमन सेंस नॉलेज जो है वो कैसे सोशियोलॉजी से डिफरेंट है। तो जिस तरीके से अगर कॉमन सेंस होता है वो हमारे ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, एजम्पशंस बेस्ड होता है, ना कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। लेकिन वहीं अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो उस पर हम रिलाई कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे कनेक्शंस बेस्ड होते हैं, वो हमारे ऑब्जर्वेशंस बेस्ड होते हैं। ग्रेट एडवांसेस इन सोशियोलॉजिकल knowledge have been made generally, incrementally, and only rarely by a dramatic breakthrough. Sociology has a body of concepts, methods, and data, no matter how loosely coordinated। यानी सोशियोलॉजी जो होगा उसके पास अपने एक मेथड्स होंगे, उस मेथड से सोशियोलॉजिस्ट काम करेगा। उसके पास जिस भी सब्जेक्ट पे वो काम कर रहा है उससे रिलेटेड कुछ डाटा होंगे, भले ही वो कैसे भी डाटा, बहुत हो सकता है उसने सर्वे मेथड से जो है सो डाटा कलेक्ट किया हो सकता है उसने क्वेश्चन पूछ करके जो है सो डाटा कलेक्ट किया हो, या फिर केस स्टडी के रूप में डाटा कलेक्ट किया हो, कैसे भी डाटा कलेक्ट करे, लेकिन उसके पास डेटा जो है वो निश्चित रूप से होगा सोशियोलॉजिस्ट के पास। दिस कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय कॉमन सेंस। लेकिन कॉमन सेंस में ऐसा नहीं होता है। कॉमन सेंस इज अनरिफ्लेक्टिव सिंस इट डज नॉट क्वेश्चन इट्स ओन ओरिजिन। यानी कोई भी किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो हमारा एजम्पशंस बन जाता है, हमारा थॉट प्रोसेस बन जाता है, उसका ओरिजिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको हम क्वेश्चन नहीं करते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी में जो है कोई भी जो हमारा थ्योरी बनता है उसको हम क्वेश्चन करते हैं, उसका ओरिजिन को हम क्वेश्चन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और समझ सकते हैं उससे। और in other words, it does not ask itself, why do I hold this view? The sociologist must be ready to ask of any of the belief about ourselves, no matter how cherished. Is this really so? Both the systematic and questioning approach of sociology is derived from a broader tradition of scientific investigation। और सोशियोलॉजी में जो खुद को क्वेश्चन करने का या थ्योरीज देने का ये जो, या फिर सिस्टमेटिकली प्रोसेस, यानी पहला फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप बाय स्टेप काम करने का जो ये प्रोसेस है सोशियोलॉजी के अंदर, ये कहीं ना कहीं डिराइव किया गया है। कहाँ से? तो साइंटिफिक डिस्कवरीज या साइंस से
डेराइव किया गया है, साइंस से लिया गया है। लेकिन सोशियोलॉजी में जो साइंस के प्रोसेस को जो इंक्लूड किया गया, साइंस में जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन रिसर्च होते हैं, उस चीज़ को जो सोशियोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया गया, वैसे क्यों किया गया? इसके पीछे कोई कारण था जो सोशियोलॉजी को जो है सो वही प्रोसेस अपनाना पड़ा शुरुआती दिनों में, जब सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हमने पहले ही पढ़ा है। जो सोशियोलॉजी टर्म जो है 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा दिया गया था, और उसके बाद से सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ का जो है डेवलपमेंट माना जाता है। तो अगस्त कॉम्टे ने उस समय पे क्यों सोचा जो सोशियोलॉजी को एज अ साइंस डेवलप करना है हमें, तो इसके पीछे क्या कोई रीज़न है? तो उस रीज़न को हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस एम्फेसिस ऑन scientific procedures can be understood only if you go back in the time and understand the context or social situation within which the sociological perspective emerged, that sociology was greatly influenced by the great developments in the modern science. Let us have a very brief look at what intellectual ideas went into the making of sociology. ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। तो क्या सोशियोलॉजी को साइंस का प्रोसेस क्यों अडॉप्ट करना पड़ा? इस पे पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चूँकि जिस समय में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय में बहुत सारे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी हुआ था और बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी। लोग जो है सो साइंस को मान रहे थे। रिलीजन का जो एक चर्च का जो एक भौकाल सा बना हुआ था लोगों के बीच में, जो चर्च जो बोलता है वो सही होता है, वैसा जो है सो साइंस उसको अपने थ्योरीज़ के बल पे उसको गलत प्रूव कर रहा था, जिस कारण से लोगों में जो है सो साइंस को लेकर के उसका बिलीफ जो है सो बढ़ रहा था, साइंस को रिकॉग्निशन मिल रहा था, साइंस को लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। और जो हमारे पायोनियर्स थे सोशियोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट और एज ए डिसिप्लिन डेवलप करने वाले, उनका मानना था अगर जो है इसी पैटर्न पे सोशियोलॉजी को भी साइंटिफिक मेथड के आधार पर डेवलप किया जाए तो ईजिली सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट लोग जो है सो कनेक्ट कर पाएंगे और इसको एक न्यू डिसिप्लिन के रूप में आसानी से इसको जगह मिल जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लोग इसको पढ़ना चाहेंगे, लोग इसको समझना चाहेंगे। इस कारण से यही एक रीज़न था जो सोशियोलॉजी को जो साइंटिफिक मेथड्स है उसको अडॉप्ट करना पड़ा। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया पॉवर्टी के बारे में, उसको देख लेते हैं। नेचुरलिस्टिक और सोशियोलॉजिकल। नेचुरलिस्टिक दैट मीन्स कॉमन सेंस। जैसे कोई गरीब है तो उसके बारे में हम क्या कॉमन सेंस लगा सकते हैं? पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ वर्क, उसे काम से डर लगता है। कम फ्रॉम प्रॉब्लम फैमिली, यानी किसी ऐसे फैमिली से है जहाँ पे उसको जो है सो पॉवर्टी से ही वो फैमिली गुजर रहा हो। आर अनेबल टू बजट प्रॉपरली, वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो कमाता तो है लेकिन सही से अपने खर्च को मैनेज नहीं कर पाता है। सफ़र फ्रॉम लो इंटेलिजेंस एंड शिफ्टलेस, मीन्स उसके हो सकता है लो IQ का पर्सन हो। ये सारे कारण पॉवर्टी का एक कॉमन सेंसिकल नॉलेज हमें बता सकता है। लेकिन जब एक सोशियोलॉजिस्ट उसको देखने का कोशिश करेगा तो क्या बताएगा? कंटेम्प्रेरी पॉवर्टी इज कॉज्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटीज इन द क्लास सोसाइटी एंड इज एक्सपीरियंस्ड बाय दोज हु सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक इरेगुलरिटी ऑफ द वर्क एंड लो वेजेस। एक सोशियोलॉजिस्ट उसको जयराम नाम से एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो अपने 1987 के वर्क में लिखते हैं जो अभी जो कंटेम्प्रेरी पॉवर्टी जो एग्जिस्ट करता है उसका मेन कारण है जो इनइक्वालिटीज़ जो हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, उस इनइक्वालिटीज़ के कारण है, जिस कारण से लोग जो है उनको रेगुलरली वर्क ही नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है लोग वर्क करना नहीं चाहते, उनको वर्क नहीं मिल रहा है, जिस कारण से लोग जो है सो पुअर हैं। उनको जितना वेज मिलना चाहिए उनके वर्क आवर के अकॉर्डिंग वो वेज नहीं मिल रहा, वो फी कह सकते हैं एक तरीके से, वेज वही होता है, वो नहीं मिल रहा है। सैलरी उसको उस हिसाब से अपने वर्क के हिसाब से नहीं मिल रहा है, जिस कारण से पॉवर्टी एग्जिस्ट करता है। तो कैसे एक कॉमन सेंस नॉलेज और सोशियोलॉजिकल नॉलेज दोनों डिफरेंस है, इसको हम एक एग्जांपल की तरह के हेल्प से आसानी से समझ गए। अब डिस्कस कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में 2 टर्म यूज हुआ था। पहला नेचुरल साइंस क्या होता है और दूसरा ह्यूमन साइंस। नेचुरल साइंस जो नेचुरली हमारे आसपास के सराउंडिंग्स हैं उसमें जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उसके बारे में उसको डिटेल से पढ़ना, वो हो गया नेचुरल साइंस। और जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन है, उसको डिटेल में पढ़ना, ह्यूमन थिंकिंग को, ह्यूमन के एक्सपीरियंस को पढ़ना, वो हो गया ह्यूमन साइंस और ह्यूमन बिहेवियर। एग्जाम्पल के लिए फिजिक्स में जो भी चीज़ें हो रही है वो ऑलरेडी हो रही हैं, लेकिन उसको डिकोड साइंटिस्ट क्या करता है, फिजिक्स के लॉ जो देता है, तो जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको साइंटिस्ट जो होता है वो डिकोड करने की कोशिश करता है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीज़ें जो है हमारे इन्वायरमेंट में जो है, हमारे नेचर में जो है, उसी चीज़ को जो है साइंटिफिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करता है, हो गया नेचुरल साइंस।
ह्यूमनिस्टिक साइंस अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है जैसे साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया। एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसको पढ़ते हैं। दूसरा टर्म जो आया था पिछले लेक्चर में उसको भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अगर हम बात करें ये क्वालिटी किसी भी चीज़ के क्वालिटी को चेक करता है और ये क्वांटिटी मतलब किसी भी चीज़ के नंबर को चेक करता है, कितने नंबर में है उस चीज़ को चेक करता है। ये सारे रिसर्च मेथड्स हैं। जब हम मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी का कौन कौन सा मेथड्स होता है, किस तरीके से हम सोशियोलॉजी को पढ़ सकते हैं, तो उस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करने को मिलेंगी। लेकिन अभी एक ब्रीफ में देख लेते हैं। जो क्वालिटी चेक करेगा किसी भी चीज़ का क्वालिटी अच्छा है या नहीं, याद करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। अगर किसी भी चीज़ का क्वालिटी अच्छा है या नहीं, अगर क्वालिटी चेक करना पड़ेगा तो उसको डेप्थ में पढ़ने की वो कोशिश करेगा, सबसे पहली बात। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसमें किसी भी चीज़ को उसके डेप्थ तक देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए सोशियोलॉजी में जो केस स्टडीज़ की जाती हैं, सोशियोलॉजी को पढ़ने का एक तरीका है केस स्टडीज़ भी है। तो जो केस स्टडी पढ़ा जाता है किसी भी चीज़ का वो एक क्वालिटेटिव मेथड्स हो गया। इसमें क्वेश्चन किया जाता है कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करता है तो वो क्यों एग्जिस्ट करता है, पॉवर्टी एग्जिस्ट करता है तो क्यों एग्जिस्ट करता है, इसको क्वालिटेटिव में पढ़ने की कोशिश होती है। वहीं अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो इसमें क्वांटिटी की बात होती है, यानी कितने नंबर में। अगर पॉवर्टी है, ठीक है, इसमें बात करेंगे अगर 100 लोग हैं, इसमें से 30 लोग पॉवर्टी के अंदर आते हैं, तो इसमें क्यों आते हैं इस चीज़ पे बात करा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जस्ट क्यों आते हैं उसको फोकस नहीं किया जाएगा, क्वांटिटेटिव में फोकस किया जाएगा कितने लोग आते हैं, यानी नंबर्स पे ज़्यादा फोकस होगा इसका। जैसे कि 30 लोग आते हैं, बस इसका मतलब इस जो क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहा होगा, जो क्वांटिटेटिव मेथड्स को मानने वाला होगा, उसको सिर्फ मतलब है 30 लोग जो है पॉवर्टी के अंदर है, उसका बिल्कुल फोकस नहीं होगा वो क्यों गरीब हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहा होगा उसका फोकस ये भी होगा जो 30 लोग गरीब हैं, तो क्या सारे लोगों का गरीब होने का कारण सिमिलर है या फिर अलग अलग कारण है, अलग अलग कारण है तो क्यों है अलग अलग कारण, वो इन सब चीज़ों को फोकस करेगा। लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च करेगा उसका फोकस बस 30 लोगों से होगा। तो इसको समझने के लिए जो मेथड्स हम यूज करते हैं, वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, एग्जाम्पल के लिए तो वो है सर्वे। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं मोबाइल पे भी जब हम कोई भी वीडियोस पे क्लिक करते हैं तो अलग अलग तरीके की सर्वेज आते रहती हैं, तो वही सर्वे मेथड यूज किया जाता है क्वांटिटेटिव मेथड्स को समझने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर पूछें। थैंक्स।